बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैप्टर वन जो है नंबर सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से या नंबर्स में से हर साल पेपर में कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर आता है वो है जी नेचुरल नंबर्स, सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स के बाद हम होल नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में जो डिफरेंस है वो जस्ट एक ज़ीरो का है। तो इसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है और उसमें ज़ीरो नहीं होगा। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब अगर होल नंबर में से जस्ट ज़ीरो आप माइनस कर दें तो वो नेचुरल नंबर ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें पता है जी पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स बेसिकली दो तरह के हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में हम इस तरह लिखते हैं जी z पॉजिटिव। तो वर्डिंग में भी लिखा जा सकता है। सिंपल पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो उसमें होएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं एक्चुअली वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। और अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स में जस्ट माइनस आएंगे, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में है ना नेगेटिव इंटीजर में। एक्चुअली यहाँ पे एक नोट लिख लें आप। नोट, जो ज़ीरो है न्यूट्रल है, ना तो वो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। ज़ीरो इज सेड टू बी न्यूट्रल। ज़ीरो इज न्यूट्रल इंटीजर। अगर ना ही आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसिडर करेंगे ना ही आप इसको नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो हम एक और वर्ड स्टेटमेंट में अक्सर यूज़ किया जाता है वो है जी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है उसमें होगा इस तरह, ज़ीरो ऐड हो जाएगा। मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स में और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है तो वही है, लेकिन इसमें एक ज़ीरो ऐड हो गया। ठीक है, तो ज़ीरो नॉन नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ख्याल से करना है। इसी तरह हम अगर बात करें तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वो वाले इंटीजर्स होंगे जो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में जो सेट बनेगा हमारा वो उसमें ज़ीरो भी आएगा, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ आपने ख्याल रखना है पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में देखें एक डिफरेंस एक ज़ीरो का है, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर कंसिडर करें, अगर नेगेटिव मतलब आप कहेंगे जी नॉन नेगेटिव का मतलब ज़ीरो नेगेटिव नहीं है तो वो उसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास इवन नंबर्स हैं, बड़े सिंपल से हैं। इवन नंबर्स हमें पता है जी वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2। तो 0 + -2 + -4 अप टू सो ऑन। इवन नंबर्स के बाद हम ऑड इंटीजर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। और इंटीजर्स में क्या आएगा, +-1 जो 2 के डिविजिबल नहीं होते, +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे आगे। और फिर प्राइम नंबर्स भी हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स का जो सेट है, प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिसके दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर होते हैं। मतलब मैक्सिमम दो डिवाइजर हों और दोनों ही डिस्टिंक्ट हों। एग्जैक्टली 2 डिवाइजर बट बोथ आर डिस्टिंक्ट। तो ये स्टार्ट होते हैं जी 2 से, 3 से, 5 7 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के 3 डिवाइजर बन जाते हैं, 1 3 एंड 9। कुछ लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं जी, 1 को भी ऐड कर लेते हैं। 1 प्राइम नहीं है क्योंकि 1 के डिवाइजर दो डिस्टिंक्ट हमें नहीं मिलते। मतलब एक 1 है दूसरा
फिर 1 ही बन सकता है, तो वो दो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट डिवाइजर होने चाहिए प्राइम के। तो इसको चाहे आप एज अ नोट लिख लें, इधर मैं नोट लिखवा देता हूँ, ठीक है। 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नॉट प्राइम, नॉट अ प्राइम इंटीजर्स, ठीक है जी। ये तो हमारे हो गए सेट्स की बात, डिफरेंट जो कि इंटीजर्स में से हैं, ठीक है, इवन और एनटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है, मतलब सेट्स की आपसे इंटरसेक्शन पूछ लिया जाए, सेट्स का यूनियन पूछ लिया जाए। फॉर एग्जांपल यूईटी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर यूईटी आई थिंक 2011 या 12 में था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है जी, प्राइम इंटरसेक्शन इवन, इसका आपने आंसर बताना है क्या होगा। मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। ऑप्शन इज empty set, B option is singleton 2, C option is prime number and D option simple 2, ठीक है। तो बताना है इनमें से जी प्राइम और इवन का जो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन नंबर इसमें से कौन सा आएगा। बेसिकली बच्चे अक्सर सोच रहे होंगे कि प्राइम और इवन में तो कोई कॉमन नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट आंसर कर देंगे, लेकिन नहीं, वो आंसर हमारा नहीं है। प्राइम और इवन का अगर सेट देखा जाए तो इवन देखें, इवन में 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, और प्राइम में देखा जाए तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें। तो एक वाहिद नंबर एक ऐसा आपको मिलेगा 2, ये देखें, ये भी 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये वो नंबर है जो प्राइम में भी होता है और इवन में भी होता है, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने, देखिए डी ऑप्शन में भी आपको 2 नज़र आ रहा होगा और बी ऑप्शन में भी 2 है, लेकिन एक चीज़ ख्याल याद रखनी है आपने, जब सेट्स का इंटरसेक्शन या यूनियन लिया जाता है तो आंसर भी सेट में ही लिखते हैं। तो इसका आंसर डी नहीं करेंगे हम, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बीटा ऑप्शन, कि जी 2 हमारा आंसर है प्राइम। और इधर नोट के तौर पे इधर भी लिख लें, 1 इज नॉट प्राइम, एक तो ये नोट हो गया। दूसरा नोट लिख लें आप, 2 इज द ओनली इवन प्राइम इंटीजर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, मतलब ये पहले एक ही प्राइम नंबर है जो इवन भी है, इवन प्राइम इंटीजर। इसके अलावा आपको कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन भी हो, ठीक है जी। और सेट्स हैं हमारे, और सेट डिस्कस कर लेते हैं जी, रैशनल नंबर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर हैं रैशनल। इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो बड़ा आसान सा है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने 12 दफ़ा पढ़ी है, मैट्रिक से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जी, इसको हम क्यू से डिनोट किया जाता है मैथमेटिकली, जिस तरह ये नंबर्स एन डब्ल्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, ये फ्रैक्शन में होते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, ठीक है जी। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वेयर जो पी क्यू हैं ये इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, इंटीजर सेट आपके पास ये वाला जो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आएंगे। एंड और इसमें एक और कंडीशन है, क्यू नॉन जीरो होगा, मतलब डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो जितने भी नंबर्स होंगे फ्रैक्शन में वो हमारे सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, लेकिन कंडीशन ये पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस पे और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, इधर लिख देता हूँ जी। पी और क्यू जो है ये रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ये कुछ वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिलेटिवली प्राइम। अब रिलेटिवली प्राइम आपने पहली दफ़ा वर्ड सुना होगा, इसको अगर सिंपल बाद में कहा जाए तो इनका जीसीडी 1 है। जीसीडी 1 मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस तरह भी लिख देते हैं, पी और क्यू मॉड इज 1, इसको कहते हैं जी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कि इसका डिवाइजर क्या है, वो 1 है, 1 के अलावा कोई और नंबर इनको डिवाइड नहीं कर रहा होगा। और दोनों को, या इन सिंपल जो आपकी बुक में लिखा गया है उसे हम कहेंगे जी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये तीन चीज़ें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये जो पी ओवर क्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिख रहता हूँ जी 1/2, देखें 1 इंटीजर है, फ्रैक्शन है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। 3/4 हो जाए, ठीक है,
ये नहीं चेक करना कि डेसिमल में जाके हम पता चलेगा टर्मिनेटिंग, वो बाद में हम देखते हैं, ठीक है। अभी जब आपको पता चल गया जी ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन फ़ौरन देखते ही स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मज़ीद डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिंपल आंख बंद करके आप कह दें कि ये नंबर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं। इस तरह 2/7 लिख लें, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन वो सारी की सारी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, एटसेट्रा। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। सिंपल जो रैशनल नहीं होंगे उनको हम कह देंगे इर्रेशनल नंबर। अ नंबर विच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, मतलब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में आ जाएं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इस तरह कितने भी जो स्क्वायर रूट में हैं, या मतलब सपोज 1/√2 कर देते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना, मैं इधर और भी लिख रहा हूँ, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ। अगर आ जाए स्क्वायर रूट 4 या स्क्वायर रूट 9, ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट 4 तो एग्जैक्ट इसका बन जाता है 2 और इसका भी बन जाता है 3, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं ये रैशनल है। तो सिंपल आप ये लिख लें, विच इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर रूट। नंबर्स विच इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर रूट, विच आर नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर रूट, मतलब जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता वो आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये और ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है जी पाई, जिसको आप अक्सर देखते होते हैं, उसमें कंफ्यूजन रहती है जी पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, या समटाइम्स बच्चे कहते हैं जी वो हमारा रैशनल नंबर है। तो उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। पाई की जो वैल्यू होती है, पहले मैं पाई लिखता हूँ इधर, डेफिनेशन ऑफ पाई लिख लेते हैं। पाई है क्या, डेफिनेशन ऑफ पाई। अच्छा, एंड टेस्ट के लिए हमें डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। अगर डेफिनेशन आपको समझ आ रही है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये चीज़ है इसके अंदर, इनफ है। क्योंकि इसमें हमने कोई रिटर्न कुछ लिखना नहीं है, जैसे हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और आंसर सेलेक्ट करना है। पाई जो होता है एक्चुअली जो रेशो है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, अगर बात कर रहा हूँ जो पाई है जी, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ रेशो लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब डायमीटर आपको पता है जी कितना होता है, 2r, 2 टाइम्स रेडियस ये डायमीटर, तो एक्चुअली ये रेशो है। पाई है जी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेशो डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ ये 2πr वाले फॉर्मूले से हमने पाई की वैल्यू निकाली है। एक्चुअली पाई की वैल्यू है क्या, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं विच इज़ 22/7, या वो जो आप 3.142 कहते हैं, ठीक है, 22/7। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ 22/7 है, इसकी और भी वैल्यूज़ हैं। मतलब सपोज ये भी वैल्यू है 355 डिवाइडेड बाय 113, ये भी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन क्या होगी, पाई रैशनल है या इरेशनल नंबर है, ये अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जी, पाई इज रैशनल, इरेशनल, इंटीजर या कुछ भी, ठीक है। तो पाई जो इटसेल्फ है वो इरेशनल ही है, क्योंकि पाई की आप वैल्यू नहीं बता सकते। अगर इसकी टर्मिनेटिंग की बात की जाए, डेसिमल्स में लेके जाएं, तो ये डेसिमल कभी ख़त्म ही नहीं होते, ना ही इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हमने फ्रैक्शन, ये एक्चुअली इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू नहीं है। तो 22/7 355/113, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ कि ये इटसेल्फ आपके इधर लिख देते हैं, पाई इज इरेशनल, ठीक है, पाई इरेशनल है। लेकिन जो वैल्यू है 22/7 वो रैशनल है, 22/7 इज रैशनल। अब आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि 22/7 पाई की वैल्यू है ही नहीं, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो 22/7 ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज रैशनल, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पाई इरेशनल है और बाकी 22/7 आपका रैशनल नंबर है। अब इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, कि डेसिमल में हम इस नंबर्स को किस तरह लिख सकते हैं। थोड़ा पेज आगे ले जाते हैं।
ओके जी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, मतलब रैशनल और इरेशनल अगर डेसिमल में आ जाए तो वो किस टाइप के होंगे? तो बड़ा आसान है वो भी। सबसे पहला रैशनल की डिस्कस करते हैं। नंबर वन, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन डिटेल से करवा रहा हूँ। टर्मिनेटिंग गौर से सुनना है आपने सारा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद उसकी कुछ वैल्यूज़ ब्रेक हो जाती है, मतलब कुछ वैल्यूज़ के बाद वो रुक जाता है। फॉर एग्जांपल 3.14 स्टॉप हो गया, 4.2837 स्टॉप हो गया। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की टाइप्स हैं। तो ये हमारे रैशनल है। नंबर टू, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को होते हैं जो टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन वो चलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर में लिखते हैं जी, फॉर एग्जांपल 3.191919 अप टू सॉन, ये चलता चला जा रहा है। तो ये आपका, ये भी रैशनल है। और अगर बात की जाए, मतलब सपोज उस पर ऐसा कुछ और भी है जिसमें बार लिख दिया जाता है, मतलब फॉर 3 पॉइंट बार। बार का मतलब है जी ये एक्चुअली ये रिपीट होता जा रहा है, 3 5 3 5 3 5, ये चलता चला जा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल ही होगा। हालांकि टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट ऑर्डर पेयर में भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 5 5 6 6। और क्योंकि जो रिपीट हो रहे होते हैं इसका मतलब है इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन में लिखने का तरीका आपने सीखा हुआ है, चैप्टर 6 में आपने वल्गर फ्रैक्शन के नाम से एक टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊँ आपको तो 0.35 बार की जो वैल्यू होगी, सिंपल क्या करना होता है, 35 बार ख़त्म करके डिनोमिनेटर में जितने पे बार है उतने 9 लगाने होते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर ही है। ठीक हो गया जी। तो बाकी खैर इसकी तो डिटेल हम चैप्टर 6 में ही जाके करेंगे, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। जो टर्मिनेट नहीं होंगे वो आपके इरेशनल नंबर होंगे, जो रिकवर भी नहीं होंगे वो भी आपके इरेशनल नंबर होंगे। तो इरेशनल नंबर्स में बेसिकली वही है जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, पाई है, और एक ई एक्सपोनेंशियल, वो भी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख लें। मैं चलें इम्पोर्टेंट ही लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इससे भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम ये अपने सेट्स पढ़े हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, कौन किसका सबसेट्स है। तो सबसे जो हम छोटे वाले की बात करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, नेचुरल नंबर एक्चुअली सबसेट है होल नंबर्स का। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इधर हम इवन और प्राइम की वो इंटीजर्स के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सी मैंने इस तरह लिख रहा हूँ। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं हमने डिस्कस किए। एक और, अच्छा एक और रिजल्ट मैं वो मिस कर गया, वो भी लिख लें। वो है ये कि अगर रैशनल और इरेशनल का यूनियन ले लिया जाए, रैशनल यूनियन इरेशनल, तो वो क्या बन जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। और अगर इनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए, क्यू इंटरसेक्शन क्यू प्राइम, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एट अ टाइम रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन भी हम बना लेते हैं। मैं सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर, इसका आंसर आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए, natural number is a superset of integers. Option B, complex number is a superset of real number. Option C,
रैशनल is a superset of irrational, and option D, integers is a subset of whole number। ठीक है, तो अगर आपको ये ऊपर वाला रिजल्ट याद हो तो इसके मुताबिक नेचुरल नंबर तो सबसे छोटा होता है, तो सुपरसेट तो किसी, ये तो ऑप्शन नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर सुपरसेट, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है, तो यही ऑप्शन ठीक है। कोई बोथ भी नहीं है तो ये हम यही आंसर सेलेक्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट वाले की भी बात की जाए तो रैशनल इरेशनल से बड़ा नहीं होता, इनका कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट नंबर्स हैं। और इंटीजर इज ए सबसेट नहीं, होल नंबर्स का तो सबसेट हो नहीं सकता। हाँ, होल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है। क्लियर है जी? ओके जी, ये तो हमारे हो गए सेट्स। सेट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ सारी आपको याद होनी चाहिए। मैं वो सिर्फ नाम ले लेता हूँ, मैं बता नहीं रहा, इधर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ये आपने खुद बुक से याद कर लेती है, मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अभी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, इसकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जी, कुलैयर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये कुछ एडिशन में भी हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी हैं। ठीक है, ये सारी आपको बुक से देख लेनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। साथ आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इक्वालिटी की भी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है, आपने एज सच उसको एक बार देख लेना है। इसमें है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको ये भी इक्वालिटी में आएंगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी के बाद इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी आपने देख लेनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जिसमें लेस और ग्रेटर का साइन होता है। ठीक है, और इसको इन शॉर्ट हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज आपको बुक में मिल जाएंगी, वो उनके नाम जो है मैं आपको एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ट्राइकोटोमी है, ट्रांजिटिव है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह की। ठीक है, वो आपने याद कर लिया। फिर आपको एक पेज 10 पे अगर देखिएगा आप, मैं इधर लिख देता हूँ पेज नंबर 10 पे आपको कुछ फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 10, एग्जाम्पल 6। ठीक है, इसमें 6 प्रॉपर्टीज, 4 या 6 होंगी प्रॉपर्टीज, वो आपने एक बार उसको भी देख लेना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ डायरेक्ट इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख देते हैं जी हम नेचुरल नंबर्स, बीटा ऑप्शन में आ जाता है जी होल नंबर्स, चार्ली ऑप्शन में हम लिख देते हैं इंटीजर्स, और डेल्टा ऑप्शन में हम लिख देते हैं जी रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, तो आपने बताना है जी फील्ड। अब हमने तो फील्ड पढ़ाई ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, उसको आपने याद रखना है, नोट। अब फील्ड एक्चुअली उसमें है जी ऐसी एक सेट है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होती हैं। अब वो इतनी प्रॉपर्टीज आप बैठ के चेक नहीं कर सकते, तो आप सिंपल ये याद रखो कि Q, R एंड C रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आर द ओनली फील्ड। यही सिर्फ फील्ड है, इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। तो आपको इतना सा सिर्फ याद रखने से आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक ही है जी आपका रैशनल नंबर, ये हमारा फील्ड है। नेचुरल और इंटीजर्स ये हमारे फील्ड नहीं है। ओके जी, एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज। प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स x इज, x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऑप्शन ए माइनस एक्स, ऑप्शन बी सिंपल x, ऑप्शन डी 1/x, या नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई भी नहीं है।
अब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपने जस्ट साइन चेंज करना होता है किसी भी नंबर का। मतलब फॉर एग्जांपल नंबर 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होएगा -2। अगर नंबर 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3। अगर -4 है तो वो +4 हो जाएगा। तो देखने में तो x का एडिटिव इनवर्स तो -x मिल रहा है, ये ऑप्शन में है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने प्रॉपर्टीज़ को जब यूज़ कर रहे हो तो उसकी डोमेन चेक कर लेनी है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में आपने रहना है, सिर्फ नेचुरल नंबर से बाहर नहीं जाना। तो जब x का एडिटिव इनवर्स करेंगे तो वो तो -x तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका ये जो है x जो है उसने कहा जी नेचुरल में रहना है। अब नेचुरल में कहीं भी नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो इस केस में हमारा आंसर -x नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर हम x बिलोंग्स टू इंटीजर्स कर दें तो फिर आंसर -x ही होगा। तो इस केस में हम फिर इसका कोई आंसर, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते नेचुरल नंबर्स में, ठीक है जी। मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल करवाई है, ठीक है। इस तरह आप मजीद जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, डोमेन का आपने खास ख्याल रखना है। ओके जी, नेक्स्ट जो डिस्कस हम करने लगे हैं वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट तो नहीं होगा इस लेक्चर में, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो रूल्स हैं वो हम, ऑपरेशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता किस तरह का है? कॉम्प्लेक्स नंबर को C से या Z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिखते हैं Z = x + अयोटा y। इस तरह के नंबर्स होते हैं जिसमें अयोटा इमेजिनरी नंबर्स होता है, या इसको इन शॉर्ट हम इस तरह भी लिख सकते हैं x, y ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो x y हैं, x y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं, चलिए पहले उससे पहले ये लिख लूँ, अगर सिंपल x की बात की जाए तो रियल ऑफ z, आर ई, ये बुक में नोटेशन नहीं है, ये याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। आर ई मीन रियल ऑफ z, रियल ऑफ z वो सिंपल क्या है? x। इसी तरह इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी के लिए आई एम यूज़ किया जाता है। इमेजिनरी ऑफ z तो वो मोस्टली बच्चे कहते हैं जी अयोटा y, नहीं, इमेजिनरी में भी सिर्फ रियल पार्ट आपने लिखना है जो कि y है। और अयोटा की वैल्यू सबको ही याद होगी, अयोटा इज √-1, अयोटा इज √-1, ठीक हो गया जी। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3 अयोटा हो सकता है, 4 + 5 अयोटा लिख ले, ठीक, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। √2 + 3 अयोटा कर दें, इस तरह कोई भी 3 - 4 अयोटा कर लें, ठीक है। ये सारे के सारे किसके हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स हैं। ऑपरेशंस कौन से होंगे इसमें? वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो आपने बड़ी डिटेल से किए होंगे। हाँ, आप कह रहे होंगे कि ऑपरेशन को क्या डिस्कस करना है, ये एग्जाम में ये इसके भी क्वेश्चन आते होते हैं। तो ऑपरेशन में सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो जी आपका एडिशन है। ऑपरेशन में मैं सपोज नंबर्स लिख देता हूँ। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b अयोटा और दूसरा है जी Z2, वो है जी C + d अयोटा, ठीक है। तो ऑपरेशन में एडिशन की अगर बात की जाए तो Z1 + Z2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं जी, रियल को रियल में ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं, ठीक है। माइनस भी इसी तरह करते हैं। अगर सपोज मैं इधर कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर इधर माइनस होगा तो आपने भी इधर माइनस कर देना है, ठीक है। मतलब रियल में से रियल माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसी ही है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, मल्टीप्लिकेशन मैं लाजमी इसको एक्सप्लेन करूँगा। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, आता सबको ही है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको जल्दी से आंसर निकालना है। एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेज करने की होती है। अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर सकते और सारा पेपर आपको आता है तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने जल्दी से जल्दी भी करना है। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, मैं लिख देता हूँ पहले a + b अयोटा C + d अयोटा। तो आप एक ही स्टेप में कोशिश करें, याद रखें इसको। जब रियल पार्ट इसका निकालना है तो आपने क्या करना है, AD - BC, ये इसका रियल पार्ट होगा प्लस अयोटा, और जो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ओ सॉरी ये हमने उलट कर दिया,
ए सी माइनस बी डी होगा ना, ए सी माइनस बी डी, ये हमारा रियल पार्ट आ गया प्लस अयोर्टा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होएगा, ए डी प्लस बी सी। मतलब रियल पार्ट अगर सिर्फ फाइंड का एग्जाम में पूछा गया तो आप रियल करें, पूरी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। ए डी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी डी, और अगर आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो ए डी प्लस बी सी, इस तरह। कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम किस तरह फाइंड करते हैं? सिंपल, आपने क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर z की वैल्यू है a प्लस बी अयोर्टा, देन z कंजुगेट इज a माइनस बी अयोर्टा। सिंपल, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, रियल को कुछ नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करना था। डिवीजन भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन क्या है जी, अगर दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो z1 ओवर z2, इधर पहले मैं डिवीजन लिख दूं साथ में ताकि आपके नोट्स टाइप बनते रहें कंप्लीट। अब डिवीजन का क्वेश्चन भी आपको मिलता है। डिवीजन आपको पता है, आप रैशनलाइज करते होते थे कि मतलब डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया, ठीक है, उसी तरह ही हम करेंगे। तो लेकिन इसको मैं एक नए अंदाज में आपको दिखा देता हूँ। z1 इंटू z2 कंजुगेट ओवर z मॉड स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। ये डायरेक्ट पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि z1 ओवर z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनकी डिवीजन किस चीज़ को रिप्रेजेंट, तो वो ये चीज़ है, ठीक है, z1 z2 कंजुगेट ओवर z2 मॉड स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई डिवीजन। इसी तरह इसका मॉडुलस भी है, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही मॉडुलस आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन है जी, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी, देन माइनस z कंजुगेट बार इज। अब कंजुगेट का फॉर्मूला भी आपको पता है जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, या डी ऑप्शन ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, z का कंजुगेट लेंगे तो आपने कोशिश करनी है ये माइनस बी हो जाए। कैलकुलेट करने के बाद सारी जब आप चीज़ें कर लेंगे, ट्राई करके देखें, तो आपको आंसर तो मिल जाएगा। लेकिन अगर गौर करें, मैंने जो नंबर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सिर्फ रियल है, इसमें तो इमेजिनरी है ही नहीं। तो जब इमेजिनरी नहीं है तो कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर इटसेल्फ ही रहेगा। इसको भी नोट लिख लें, नोट। इफ z इज रियल, अगर z आपका रियल नंबर है, मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें जीरो है, देन z मोड इज इटसेल्फ, z मोड हो माइनस z कंजुगेट मोड हो, जो भी हो वो इटसेल्फ ही होगा, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। मतलब 5 का जो मॉडुलस है वो 5 ही है, कंजुगेट भी 5 ही है, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन ऑपरेशन से हम बना लेते हैं। अब ये इजी से क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल 2 3 प्लस 0 माइनस 1, अगर सपोज ये क्वेश्चन आ गया। अब देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लें जी, 0 माइनस 2, आप सॉल्व कर लें, तब तक मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। 2 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन 2 माइनस 2, एंड डी ऑप्शन इज 2 माइनस 4, ठीक है जी। तो सिंपल आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, तो रियल में ऐड कर दें, इमेजिनरी में ऐड है, तो 2 प्लस 0 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 2 ऑप्शन ये है जी, बी ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन वो मल्टीप्लिकेशन से देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी, 2 3 इंटू 0 माइनस 1, 2 3 0 माइनस 1 इज ऑप्शन ए। आप तब तक मल्टीप्लाई करें, मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ। 3 माइनस 2,
ऑप्शन बी 0 माइनस 2, ऑप्शन सी 3 2 एंड ऑप्शन डी इज 2 3। ठीक हो गया जी, 2 3। तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मल्टीप्लिकेशन आपको मैं कोशिश करता हूँ जुबानी आपको बताने की। आपने क्या करना है, पहले रियल पार्ट जब फाइंड करना है तो रियल पार्ट के लिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए को सी से और बी को डी से, मतलब रियल को रियल से मल्टीप्लाई करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, रियल पार्ट आपको मिल जाएगा। तो इसी से आइडिया हो सकता है कि हमारा कौन सा आंसर है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, लेकिन दरमियान में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, 0 + 3। तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट। अब रियल पार्ट पहले वाला होता है। अब देखें 3 किस ऑप्शन में है, बी में नहीं है तो ये ऑप्शन हमारी निकल जाएगी, सी में है, डी में। इसका मतलब है सी, बी और डी तो हमारी ऑप्शन नहीं है। अगर सी में भी ना होता तो हम फौरन ए सिलेक्ट कर लेते सिर्फ रियल पार्ट से। लेकिन अब इसमें 2 ऑप्शन आ गए हैं तो हमें वो भी इमेजिनरी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इमेजिनरी के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2, ये देखें ए डी प्लस बी सी है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 तो ये कितना हो जाएगा, -2, दरमियान में प्लस, 3 इंटू 0 0, तो -2 + 0 इज -2। तो रियल पार्ट इसका 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2 है। तो ऑप्शन क्या बन गई हमारी, ए। ठीक है, आपने भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है कि माइंड में ही मल्टीप्लिकेशन करने हैं, आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई रफ शीट भी इतनी नहीं मिलती कि आपको ना ही इतना टाइम होगा कि आप बैठ के इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस करें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये क्यों जुबानी करेंगे। क्वेश्चन है जी सिंपल, रियल ऑफ RE, रियल पार्ट ऑफ 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, मतलब इसका आपने रियल पार्ट बताना है बस, इमेजिनरी पूछा ही नहीं है। तो आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 5 -5, 10 या 11। ठीक हो गया। तो रियल पार्ट सिर्फ चाहिए, तो रियल के लिए हम क्या करेंगे, AC - BD, मतलब 1 इंटू 3 3 -4 2 8, तो 3 - 8 इज -5। देखिए, तो माइंड में ही ये आप कर लेंगे, ये अगर रियल, इधर हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इमेजिनरी का। तो इमेजिनरी के फिर आपने क्या करना है जी, 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 3, और दोनों को प्लस कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 4 + 6 10, इसका 10 इमेजिनरी पार्ट है। देखने से आपको आइडिया हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी डिवीजन देखेंगे, डिवीजन के बाद इसकी मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर उसके आर्गूमेंट्स और एंगल फाइंड करने को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।